Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is nervous system. स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैरिंग्स। तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को आप बोलते हैं वॉइस बॉक्स, यानी जो वॉइस की प्रोडक्शन है वो लैरिंग्स से होती है। अब लैरिंग्स की मोटर और सेंसरी सप्लाई को पढ़ लेते हैं। जो उसकी मोटर सप्लाई होती है वो 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू आती है। 10th क्रेनियल नर्व का नाम है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है इसके 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका जो मोटर न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस, और ये लैरिंग्स के मसल को सप्लाई करता होता है। ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मारनी है कि जो लैरिंग्स है उसकी जो मोटर सप्लाई होती है वो वेगस नर्व के थ्रू आती है। अब जो वेगस नर्व है उसकी दो ब्रांच होती है। एक होती है अ, आपकी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है और दूसरी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को आप इंफीरियर लैरिंजियल नर्व भी कहते हैं। तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और इंफीरियर लैरिंजियल नर्व या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है उसकी दो ब्रांच होती है, एक्सटर्नल ब्रांच और इंटरनल ब्रांच। जो एक्सटर्नल ब्रांच होती है वो मोटर होती है, जो इंटरनल ब्रांच होती है वो सेंसरी होती है। क्लियर? ठीक हो गया। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है उसकी क्या होती है, दो ब्रांच होती है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इंटरनल लैरिंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो मोटर होती है और वो क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है। बाकी जो सारे मसल्स होते हैं वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से इनर्वेशन लेते हैं। तो उसका मिमोनिक है स्कार, SCAR। SC से क्या बनेगा, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, खासतौर पर इसकी एक्सटर्नल लैरिंजियल ब्रांच। जबकि बाकी जो मसल्स होते हैं सिवाय क्रिकोथायरॉइड के, वो कहाँ से सप्लाई लेते हैं, वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से सप्लाई लेते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई को याद करने के लिए आपने रट्टा मारना है कि लैरिंग्स के दो पार्ट करने हैं। वैसे लैरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोटिक। ठीक हो गया। एक सुप्रा ग्लोटिक पार्ट, ग्लोटिक पार्ट और एक इंफ्राग्लोटिक पार्ट। वो पार्ट जो वोकल कॉर्ड से ऊपर उसको सुप्राग्लोटिक बोलते हैं, फिर एक वोकल कॉर्ड के लेवल वाला, और तीसरा पार्ट सब ग्लोटिक पार्ट है। तो जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट है उसकी सेंसरी सप्लाई इंटरनल लैरिंजियल नर्व से आती है, और जो उससे नीचे वाला पार्ट है वोकल कॉर्ड से नीचे वाला, तो वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से आता है। यानी जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है उसकी दो ब्रांच होती है। एक्सटर्नल ने क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करना है जो कि वोकल कॉर्ड को टेंस करता है, हमारी वॉइस की पिच को कंट्रोल करता है। जबकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को बोलते हैं इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, और इसने मोटर सप्लाई देनी है बाकी सारी मसल्स को एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, और वोकल कॉर्ड के नीचे ये सप्लाई करता होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स के मसल्स को। अब जो लैरिंग्स के मसल्स होते हैं, लैरिंग्स के दो तरह के मसल्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक मसल है, दूसरा एक्सट्रिंसिक मसल है। जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उन्होंने वोकल कॉर्ड्स को मूव करना होता है, यानी वोकल कॉर्ड की पोजीशन को, वोकल कॉर्ड की टेंशन को, वोकल कॉर्ड की लेंथ को कंट्रोल करना है। जबकि एक्सट्रिंसिक मसल लैरिंग्स को होल्ड करते होते हैं। क्लियर? अब हम मेनली इनके आ जाते हैं। अब वो कौन सा मसल है जो कि लैरिंग, जो ग्लोटिस को ओपन करता है। अब ग्लोटिस क्या होता है, लैरिंग्स के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। जो लैरिंग्स के अंदर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। यानी जब ग्लोटिस क्लोज्ड होगा तो फिर एयर लैरिंग्स में एंटर नहीं हो सकती, और जो आपके कंटेंट है, फूड है, वो लैरिंग्स में एंटर नहीं होगे, वो इसोफेगस में चले जाएंगे। लेकिन अगर ग्लोटिस ओपन है तो उसका मतलब है एयर या वॉइस पास कर सकती है। तो वो कौन सा मसल है जो ग्लोटिस को ओपन करता है? दिस इज द ओनली मसल जो ग्लोटिस को ओपन करता है, जो लैरिंग्स की ओपनिंग को ओपन करता है, वोकल कॉर्ड को ओपन करता है। वो एक ही मसल है, उसका नाम है पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। यानी जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है उसने ग्लोटिस को ओपन करना है, लैरिंग्स को खोलना है, वोकल कॉर्ड को ओपन करना है, या वोकल कॉर्ड की एबडक्शन करनी है, ओपन करना है। क्लियर? और BD84 के अंदर लिखा हुआ था दिस इज द लाइफ सेविंग मसल। दिस इज द लाइफ सेविंग मसल। तो आपका कौन सा मसल है लाइफ सेविंग? तो उसका मिमोनिक क्या है, जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है उसने क्या करनी है, एबडक्शन करनी है। क्या करनी है? एबडक्शन करनी है। PA से रट्टा मारना है। इसके बाद है वो कौन से मसल्स हैं जो कि ग्लोटिस को क्लोज करते हैं। ग्लोटिस को क्लोज करने वाला इसका मतलब है एडक्शन करना। एडक्शन करना, जो एडक्शन है, ए से एडिक्शन और ए से एडिक्शन कह रहा हूँ, ए से एडक्शन और ए से एरिटिनॉइड्स। जो आपके एरिटिनॉइड्स मसल्स होते हैं, एरिटिनॉइड मसल वो क्या करवाते हैं, वो आपके वोकल कॉर्ड की एडक्शन कराते हैं। अब जो एरिटिनॉइड है उसमें लैटरल क्रिको एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, ये आपके, और थायरो एरिटिनॉइड। तो ये तीन एरिटिनॉइड है जो कि करवाते हैं वोकल कॉर्ड की
एडक्शन कौन कौन से, थायरोरेटिनॉइड, क्लियर, इसके अलावा ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड और क्रिकोरेटिनॉइड। इसके अलावा एक और मसल है वो है क्रिकोथायरॉइड। अब जो क्रिकोथायरॉइड है वो कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसका मतलब ये है जब एक कोई पेशेंट है उसकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है तो वोकल कॉर्ड की एडक्शन नहीं हो पाएगी, यानी वोकल कॉर्ड बंद नहीं हो सकेंगे। जब वोकल कॉर्ड बंद नहीं हो सकेंगे, ठीक हो गया, क्लियर, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कहने का मतलब है वोकल कॉर्ड की एडक्शन पाल्सी देखने को मिलेगी, ठीक हो गया, ओके। यानी अगर कोई पेशेंट है जिसकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है तो आप लैरिंजियोस्कोपी करोगे तो वोकल कॉर्ड एबडक्टेड पोजीशन के अंदर होगे, उनकी एडक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर वोकल कॉर्ड बिल्कुल खुले हुए हैं, बंद नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है क्रिकोथायरॉइड मसल डैमेज हो गया है, पाल्सी हो गई है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है, क्लियर। और दूसरी तरफ है क्रिकोरेटिनॉइड। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है खासतौर पर दोनों साइडों की, तो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड मसल पैरालाइज हो जाएंगे। जब ये दो मसल पैरालाइज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब वोकल कॉर्ड बंद हो जाएगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन डिस्निया, और क्लियर, और इसकी वजह से रिस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो वोकल कॉर्ड को ओपन करना कौन करता है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड लाइफ सेविंग मसल है, जबकि इसको इंडक्शन करना, उसको बंद करना एरेटिनॉइड्स करते हैं, चाहे वो थायरोरेटिनॉइड हो, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड हो, या लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड हो, या क्रिकोथायरॉइड। ये इंपॉर्टेंट मसल था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो कौन सा मसल है जो कि वोकल कॉर्ड को टेंस करता है, एक ही है, वो है क्रिकोथायरॉइड। जब क्रिकोथायरॉइड वोकल कॉर्ड को टेंस करता है तो टेंस करने की वजह से क्या होगा, टेंस करने की वजह से, टेंस करने का मतलब है वोकल कॉर्ड की मतलब उसको शॉर्टेंड कर देना, टेंस कर देना। जब वोकल कॉर्ड टेंस हो जाएगी तो आपकी वॉइस की पिच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो अगर आपने वॉइस की पिच को बढ़ाना है, नरम आवाज क्रिएट करनी है, तो वोकल कॉर्ड को टेंस करना होगा, क्रिकोथायरॉइड। इन शॉर्ट के जब आपकी, कहने का मतलब है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज हो गया। जब क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज हो गया तो वोकल कॉर्ड की एडक्शन नहीं हो पाएगी, वोकल कॉर्ड बंद नहीं हो सकेंगे, दूसरी तरफ से वॉइस की पिच बढ़ा नहीं सकोगे, गाना नहीं गा सकोगे। वो कौन सा मसल है जो वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स करने वाला निमोनिक है TR, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन से रट्टा मारना है। TR, T से थायरोरेटिनॉइड और R से रिलैक्सेशन। और जब वोकल कॉर्ड की रिलैक्सेशन होती है तो वॉइस की पिच कम हो जाती है। इसके बाद वो कौन सा मसल्स है विच ओपन्स द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, ठीक हो गया। वैसे ये थोड़ा मिस नॉमर्स है, वो थारो एपिग्लोटिकस है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्लियर। तो जो मैं आपको बताया वो आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड क्या है, दिस इज द ओनली एबडक्टर मसल, लाइफ सेविंग मसल है, ओपन करने वाला वोकल कॉर्ड को, जबकि क्रिकोथायरॉइड ओनली टेंसर है। तो ये क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच करते हैं या टेंस करते हैं, ठीक हो गया। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सिंगर मसल्स। जबकि लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड और थायरोरेटिनॉइड ये आपके एडक्टर्स होते हैं, एडक्टर्स, ठीक हो गया, एडक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं इनके क्लिनिकल कोरिलेट्स पर। अब इनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, और ये दोनों नर्व्स थायरॉयडेक्टमी में डैमेज हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसकी थायरॉयडेक्टमी हुई है, थायरॉयडेक्टमी के बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, और वोकल कॉर्ड लूज हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दोनों में हो सकती है, चाहे वो रिकरेंट हो, चाहे वो कहने का मतलब है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व हो। लेकिन अगर वोकल कॉर्ड लूज हो गया है, इसका मतलब है वोकल कॉर्ड टेंस नहीं हो पा रहे, क्रिकोथायरॉइड मसल डैमेज हो गया है, डैमेज, वैसे डैमेज नर्व हुई है, मसल पैरालाइज हुआ है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच डैमेज हो गई है। इसके बाद है कि एक पेशेंट है थायरॉयडेक्टमी के बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, यानी कोई वेगस नर्व की ब्रांच डैमेज हो गई है। एग्जामिनेशन पे वोकल कॉर्ड टेंस है, अगर वोकल कॉर्ड टेंस है, क्रिकोथायरॉइड तो काम कर रहा है, लेकिन वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करने वाला जो मसल है थायरोरेटिनॉइड वो पैरालाइज हो चुका है, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है कि रिकरल लैरिंजियल नर्व दोनों साइडों की उड़ गई है, पार्शियल रिसेक्शन है, तो वोकल कॉर्ड की पोजीशन क्या होगी, एडक्टेड पोजीशन होगी, क्योंकि रिकरंट लैरिंजियल नर्व ने किसको सप्लाई करना है, रिकरंट लैरिंजियल नर्व ने सप्लाई करना है आपके
कहने का मतलब है पोस्टीरियर क्रिको रेटिनॉइड को, जिसने वोकल कॉर्ड को ओपन करना है, लेकिन ओपन नहीं होगा बल्कि इडक्टेड हो जाएगा। क्लियर। वैसे जो इस पोजीशन को बोलते हैं पैरामीडियन पोजीशन, वोकल कॉर्ड बिल्कुल दरमियान में चले गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, इसका मतलब है कोई लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है। जब आपने आईडीएल किया है, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी की है, तो जो लेफ्ट वोकल कॉर्ड है उसकी मूवमेंट स्लगिश हो गई है। लेफ्ट वोकल कॉर्ड की मूवमेंट स्लगिश हो गई है, तो उसका मतलब है लेफ्ट वोकल कॉर्ड के मसल्स की पैरालिसिस हो चुकी है। तो उसका मतलब है नर्व कौन सी डैमेज है, उसी साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि इसने सिर्फ क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई नहीं करना, बाकी जो सारे मसल्स होते हैं लाइक क्रिकोथायरॉइड उसको एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, लेकिन इसके अलावा जो मसल्स होते हैं उनको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। इसके बाद वंस अगेन एक पेशेंट की थायरॉइडेक्टमी हुई है, उसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, इसका मतलब है कोई ना कोई लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है। तो अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी, वो भी दोनों साइडों की बायलैटरल डैमेज होगी, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ वॉइस होगा, जिसको एफोनिया कहते हैं। तो दूसरी तरफ डिस्निया हो जाएगा। तो डिस्निया और एफोनिया, दिस इज ड्यू टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी, जबकि जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से वोकल कॉर्ड टेंस नहीं हो पाएंगे। इसके बाद है जो नर्व ट्रैकिया के लैटरल पड़ी हुई होती है, वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पड़ी हुई होती है। असल में जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव के अंदर पड़ी हुई होती है, ट्रैकियो और इसोफेगस के दरमियान में पड़ी हुई होती है। दिस वाज ऑल अबाउट लैरिंजियल नर्व पाल्सीज। इसके बाद है ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टमी, थायरॉइडेक्टमी की है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। अच्छा एक बात बता दूं कि अच्छा दो है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है ये थायरॉइड ग्लैंड के सुपीरियर पोल पे होती है, और थायरॉइड ग्लैंड के सुपीरियर पोल पर जो वेसल्स होती है वो होती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। यानी जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है उसके साथ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी होती है, जबकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के साथ इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी होती है। जब थायरॉइडेक्टमी करते हैं तो आर्टरी को लाइगेट करते हैं। जब जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है उसको अपने ग्लैंड के क्लोज लाइगेट करना है। सपोज ये आपका थायरॉइड ग्लैंड है, तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को आपने ग्लैंड के नजदीक लाइगेट करना है, जबकि इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी को ग्लैंड से थोड़ा नीचे करके लाइगेट करना है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह है कि सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है और इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। आपने सुपीरियर को ग्लैंड के नजदीक लाइगेट करना है और इंफीरियर को अवे लाइगेट करना है, अदरवाइज नर्व डैमेज हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं थायरॉइड ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में, कि जो थायरॉइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप होता है और इसके सेंटर में इस्थीमस होता है। जो इस्थीमस होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे पड़ा होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे पड़ा होता है, और इसी जगह पे आप ट्रैकियोस्टमी करते हैं। जबकि थायरॉइड ग्लैंड C5, C6, C7 और T1 इनके लेवल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। वैसे ये दीज आर द सेम रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। थायरॉइड ग्लैंड क्या जो लोब्स होते हैं वो C5 से लेकर T1 के लेवल पे पड़े होते हैं। जो इस्थीमस होता है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग के लेवल पे पड़ा होता है। थायरॉइड ग्लैंड को कवर करने वाला फेशिया होता है, उसको बोलते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। अब जो प्री ट्रैकियल फेशिया होता है, इसी फेशिया की वजह से जो थायरॉइड ग्लैंड है, क्योंकि ये जो प्री ट्रैकियल फेशिया ये उसको टंग से अटैच कर देता है, दैट इज वाई जो थायरॉइड ग्लैंड है स्वालोविंग के साथ मूव करता है, डेग्लूटेशन के साथ मूव करता है। जो जब भी कोई थायरॉइड ग्लैंड को एग्जामिन करना है तो अपने पेशेंट को घूंट भरवाना है, कहना है पानी का घूंट भरो, स्वालोविंग करो, डेग्लूटेशन करो, तो उसकी वजह से थायरॉइड ग्लैंड की स्वेलिंग स्वालोविंग के साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि प्री ट्रैकियल फेशिया की अटैचमेंट होती है। इसके बाद है जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड की सर्जरी को थायरॉइडेक्टमी कहते हैं। तो अगर अपर लोब पर कौन सी वेसल्स होती है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है। लोअर लोब पर इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। मोस्ट कॉमन नर्व जो थायरॉइडेक्टमी में डैमेज होती है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है एज कंपेयर टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद रिलेशनशिप है, जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ पड़ी हुई होती है, और सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ने सॉरी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ने या सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ने या एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ने किसको सप्लाई करना है? वैसे मिस्टेक आई हुई है,
इसको ठीक कर लेना। ठीक हो गया। जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड को सप्लाई नहीं करती, बल्कि क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? क्रिकोथायरॉइड को, जो कि टेंस करता होता है वोकल कॉर्ड को और एबडक्शन करता होता है। क्लियर। इसके बाद है आपका नहीं, वोकल कॉर्ड की एडक्शन करता है, सॉरी, वोकल कॉर्ड की एडक्शन करता है, यानी इसको बंद कर देता है। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, जो ट्रैकियो एसोफेजियल ग्रूव के दरमियान में पड़ी होती है। आगे ट्रैकिया, पीछे इसोफेगस होती है, और ये ट्रैकियोस्टमी में भी डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रैकियोस्टमी में आप सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के लेवल पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर करते क्या है, उसमें आप इस्थीमस को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं सेकंड ट्रैकियल रिंग के लेवल पर। तो जैसे ही आप इस्थीमस को नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो ये नर्व डैमेज हो जाती है। क्लियर। तो इसके रिलेशनशिप आपने पढ़ लेने हैं। इसके बाद जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है वो थायराइड और हाइयोइड के दरमियान से गुजरती है। थायराइड ग्लैंड और हाइयोइड बोन उसके दरमियान में गुजरती है। क्लियर। तो ये कुछ रिलेशनशिप है कि जो आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ होती है, और जो आपकी कहने का मतलब है जो इंफीरियर लैरिंजियल नर्व है वो आपकी लोअर लोब पे होती है, जबकि इंटरनल लैरिंजियल नर्व आपकी थायराइड और हाइयोइड के दरमियान में होती है। इसके बाद कुछ एम्ब्रियोलॉजी है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंडोडर्म से राइज करता है। कहाँ से राइज करता है? एंडोडर्म से राइज करता होता है। ठीक हो गया। बाकी एम्ब्रियोलॉजी को हम उसमें फर्स्ट एड में भी कवर कर लेंगे। जो थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से राइज करते हैं, जबकि सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड ये फोर्थ ब्रेकियल आर्च या फोर्थ फेरेंजियल पाउच से अराइज करता है। ठीक हो गया। तो थायरॉइड ग्लैंड एंडोडर्म से अराइज करता होता है। जो थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसको कैसे रट्टा मारना है? टी आई से रट्टा मारना है। टी टिट। टी से थाइमस, आई से इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड और टी से थर्ड फेरेंजियल पाउच। अब इनकी ड्रेनेज के बारे में पढ़ लेते होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ना उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करती है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब थायराइड ग्लैंड का कैंसर होगा तो वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा। नेक के लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पेसिफिकली पैपिलरी कैंसर होता है। जिसके बाद जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन है उसने इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होना है, और जो इंफीरियर थायराइड वेन है उसने ब्रेकियोसेफलिक में ड्रेन होना है। क्लियर। ठीक हो गया। तो उसको याद कैसे करना है? एस आई से रट्टा मारना है। सुपीरियर ने इंटरनल में और इंफीरियर थायराइड वेन ने ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर। क्लियर। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड का लैंडमार्क क्या है? C5, C6, C7 और T1 वर्टिब्रा इसकी लाव पे पड़ी होती है। पार्शियल थायराइडेक्टमी में पोस्टीरियर थायराइडेक्टमी केयरफुली करते हैं। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो कैप्सूल होता है पीरिट्रैकियल फेशिया से बनता है, उसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। तो आपने केयरफुल डाइसेक्शन करनी है, अदरवाइज पैराथायराइड ग्लैंड उड़ जाएगी जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। थायराइडेक्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज होती है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगे? वोकल कॉर्ड एबडक्टेड हो जाएंगे और वोकल कॉर्ड की टेंशन नहीं हो पाएगी। इसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है वो रिकरेंट और एक्सटर्नल दोनों की वजह से हो सकती है। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है वो हाइयोइड और थायराइड कार्टिलेज इसके दरमियान में गुजरती होती है। क्लियर। खास तौर पर इंटरनल लैरिंजियल नर्व है। जो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और इंटरनल लैरिंजियल नर्व वो थायरोहाइयोइड मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है थायरोहाइयोइड मेम्ब्रेन। तो थायरोहाइयोइड मेम्ब्रेन के दरमियान में से पास करती है, जबकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ट्रैकियो एसोफेजियल ग्रुप से पास करती है। नर्व सप्लाई और ट्रैकिया, तो ट्रैकिया की भी वही नर्व सप्लाई है जो लैरिंग्स के मसल्स की होती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इस्थीमस सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैकियल रिंग के लेवल पे पड़ा होता है। इसी जगह पे आप ट्रैकियोस्टमी करते हैं। इसके बाद 10 डेज आफ्टर थायराइडेक्टमी की है। थायराइडेक्टमी के बाद अगर आपने पैराथायराइड ग्लैंड को निकाल दिया या पैराथायराइड ग्लैंड की आर्टेरियल सप्लाई को रोक दिया
तो दूसरे हफ्ते के ऊपर आपको थर्ड बल्कि तीसरे चौथे दिन के ऊपर आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। जब पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होता है तो उसकी वजह से टेटिनी होती है, टेटिनी की वजह से कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, चॉपस्टिक साइन होता है और ट्रोजियो साइन होता है। चॉपस्टिक साइन के अंदर आप फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है जब आप टैप करते हो, और ट्रोजियो साइन में क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म होता है जब आप ब्लड प्रेशर के कफ को इन्फ्लेट करते हैं। इसके बाद है पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस को क्यों बचाते हैं, क्योंकि वहाँ पैराथायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। इसके बाद है ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी जो ब्लीडिंग होती है ट्रैकियोस्टमी में, वो कौन सी वेन से होती है, वो इंटरनल जुगुलर वेन से होती है। कौन सी वेन से होती है, इंटरनल जुगुलर वेन। कैसे रट्टा मारना है, ट्रैकियोस्टमी में आप मिड लाइन जाते हो ना, सामने से जाते हो, सामने ही एंटीरियर जुगुलर वेन पड़ी होती है। जुगुलर वेन एक एंटीरियर होती है, इंटरनल होती है, और एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है। क्लियर। इसके बाद वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो थायराइड ग्लैंड से मीडियल पड़ा हुआ होता है, तो वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पड़ी होती है, ये ऊपर भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया था। इसके बाद है कि सर्जन ऑपरेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड के लिए, तो वो सुपीरियर और थायराइड आर्टरी, सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को कहाँ लाइगेट करेगा। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसको ग्लैंड के क्लोज करेगा, इंफीरियर वाली को उससे नीचे रखेगा। क्लियर। लेकिन फिर भी उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया, तो वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पाल्सी की वजह से होती है। अब जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, एक बात रट्टा मारना, जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है और सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों चौथे से निकलते हैं। लेकिन जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है ये फोर्थ आर्च से डिराइव्ड होती है। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बनती है, जबकि सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनते हैं। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सिक्स फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक सर्जरी हो रही है लोअर पोल ऑफ थायराइड में, तो वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है और नर्व रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। अपर लोब में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। थायराइडेक्टमी लेफ्ट लोअर लोब में हुई है तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व उड़ जाएगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन नर्व जो डैमेज होती है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है और इंफीरियर पोल के ऊपर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। क्लियर। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट मैंने बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। अगर आप नाम पे फोकस करो, प्री ट्रैकियल, प्री ट्रैकियल, प्री मतलब आगे है, ट्रैकिया से क्या है, आगे पड़ा हुआ है। प्री ट्रैकियल फेशिया ट्रैकिया के आगे पड़ा हुआ है। तो जो प्री ट्रैकियल फेशिया ये नेक का फेशिया होता है। ये नेक के जो फेशिया है उसको बोलते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जो डीप सर्वाइकल फेशिया उसकी एक लेयर को बोलते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। नाम से लग रहा है कि ये एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में पड़ा होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में पड़ा होता है। अब ये किसको किससे जोड़ता है, ऊपर हाइयोइड बोन होती है और नीचे पड़ा होता है फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, उसके लेवल पे जाके जाता होता है। क्लियर। तो जो प्री ट्रैकियल फेशिया होता है ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये हाइयोइड बोन से लेकर अपर थोरैसिक कैविटी तक जाता है। खास तौर पर T4 फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा यहाँ तक जाता होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये थायराइड को क्लोज करता है, ट्रैकिया को क्लोज करता है, इसोफेगस को कवर करता है। ठीक हो गया। थायराइड को, इसोफेगस को, इनको कवर करता होता है। तो ये बात आपने रट्टा मारनी है। तो किन किन को कवर करता है, थायराइड ग्लैंड को कवर करता है, ट्रैकिया को कवर करता है, इसोफेगस को मूव करता है। इसी प्री ट्रैकियल फेशिया की वजह से, चूंकि ये हाइयोइड बोन से जुड़ी हुई है और हाइयोइड बोन टंग से रिलेटेड है, दैट इज वाई जो थायराइड ग्लैंड होता है ये डेग्लूटेशन के साथ मूव करता होता है, डेग्लूटेशन के साथ मूव करता होता है। अब जो प्री ट्रैकियल फेशिया होता है इसकी आगे दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है मस्कुलर कंपार्टमेंट जिसके अंदर इंफ्रा हाइयोइड स्ट्रैप मसल होते हैं, इंफ्रा हाइयोइड स्ट्रैप मसल होते हैं, जबकि एक विसरल लेयर होती है उसमें थायराइड ग्लैंड, इसोफेगस वगैरह ये देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 1 है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है थायराइड ग्लैंड को, ट्रैकिया को और इसोफेगस को, उनको अपनी जगह पे रखता है। और दूसरा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर कोई इन्फेक्शन प्री ट्रैकियल लेयर के अंदर आ गया तो फिर वो कहाँ मूव करेगा, वो एंटीरियर मीडियास्टिनम के अंदर मूव कर जाएगा। कहाँ पे मूव कर जाएगा, एंटीरियर मीडियास्टिनम को। मीडियास्टिनम एक ओपन स्पेस होती है बिटवीन द टू
प्लूरल कैविटी, तो उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो जो प्रीट्रैकियल फेशिया का इन्फेक्शन इंटीरियर मीडियास्टिनम में मौजूद होता है। क्लियर? तो ये था आपका कहने का मतलब है प्रीट्रैकियल फेशिया। जो प्रीट्रैकियल फेशिया किन किन को इनक्लोज करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को, ट्रैकिया को और इसोफेगस को करता है। इसके अलावा मसल्स को भी करता है। मसल्स में इंफ्रा हायोइड स्ट्रैप मसल आते हैं। अब उसका मिमोनिक होता है टोस, TOSS। टी से थारोहायोइड, ओ से ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नो थायराइड। और इन इंफ्राहायोइड मसल का फंक्शन क्या है? हायोइड बोन को डिप्रेस करना, नीचे की तरफ खींचना, और लैरिंग्स को भी डिप्रेस करना। और इनके जो नर्व सप्लाई होती है टोस की, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, सप्लाई करने वाला एंसा सर्विकैलिस होता है। कौन सा होता है? एंसा सर्विकैलिस। एंसा सर्विकैलिस क्या है? C1 C2 C3 इसके नर्व लूप को बोलते हैं। C1 C2 C3 इसके नर्व लूप को बोलते हैं। तो ये है एंसा सर्विकैलिस। तो एंसा सर्विकैलिस ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड को सप्लाई करता है। जबकि थायरोहायोइड है, उसको सप्लाई करने वाली एक एक्स्ट्रा नर्व आती है, वो है हाइपोग्लोसल नर्व। क्योंकि इसके जो सप्लाई करने वाले C1 के फाइबर्स होते हैं वो हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू आते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू आते हैं। क्लियर? तो ये आता है। इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये मसल डैमेज हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाएगा, तो हायोइड बोन और लैरिंग्स इनकी स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया? उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, डिप्रेस नहीं कर पाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड की लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक हो गया? थायराइड ग्लैंड की लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो पहले हमने बताया था कि जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं वो होते हैं थायराइड ग्लैंड को ड्रेन करते होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। क्लियर? और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ पैपिलरी कैंसर। ठीक हो गया? पैपिलरी कैंसर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। जबकि वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सुपीरियर थायराइड वेन है और मिडल थायराइड वेन है, इसने जाना होता है इंटरनल जुगलर वेन में। किस में जाना होता है? इंटरनल जुगलर वेन में। जबकि आपका जो इंफीरियर वाला होता है उसने जाना है ब्रेकियोसेफलिक वेन में। आर्टीरियल सप्लाई बता चुका हूँ। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती होती है। जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है। तो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी इससे अराइज करती है। तो ये थे आपके कहने का मतलब है थायराइड ग्लैंड। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कुछ लोगों में थायराइडिमा आर्टरी भी होती है जो कि इस्थीमा के लेवल पे पड़ी होती है, तो वो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक से निकलती है। तो ये था थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। हालांकि ये एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन चले CNS में आ गया तो कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स इनके रूट वैल्यू रट्टा मारते हैं। तो सबसे पहले रट्टा मारना C5 C6। ये एक मिमोनिक बनाया हुआ है, लेकिन आई थिंक बड़ा फजूल सा मिमोनिक है। जो C5 और C6, जो C5 और C6 होता है, ये किसके लिए होता है? C5 और C6 होता है आपके बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस रिफ्लेक्स के लिए। बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस रिफ्लेक्स के लिए C5 और C6 होता है। इसके बाद है C7 C8। जो C7 और C8 होता है ये ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स के लिए होता है, जिसने एक्सटेंशन करनी होती है। एक्सटेंशन करनी होती है तो वो ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो बाइसेप्स के लिए C5 और C6 आ जाएगा, जबकि ट्राइसेप्स के लिए C7 C8 है। इसके बाद है आपका कहने का मतलब है L1 L2। जो L1 L2 ये होती है क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए। L1 L2 होती है क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए। L3 L4 पटेलर या नी जर्क रिफ्लेक्स के लिए होती है। पटेलर या नी जर्क रिफ्लेक्स के लिए होती है। S1 S2 ये एक्लेस टेंडन रिफ्लेक्स के लिए होती है। तो ये सारे MCQs पॉइंट रट्टा मार लेने हैं आपने। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आल्सो रिमेंबर दिस। डिस्क की हर्निएशन से रिलेटेड वो बता रहा है, डिस्क की हर्निएशन। क्लियर? तो अगर कहने का मतलब है अगर किसी पेशेंट की L4 L5 डिस्क लोकेशन है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। अगर डिस्क लेवल L3 L4 है, L3 L4,
अगर L3 और L4 के लेवल पे डिस्क हर्निएट हो गई है, एक बात रट्टा मारना, दो वर्टिब्रा के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। जब वो डिस्क हर्निएट होती है तो वो उस वर्टिब्रा से नीचे वाले सेगमेंट को डैमेज कर देती है। लाइक अगर L3 L4 के लेवल पर डिस्क हर्निएशन हुई है तो कौन सा सेगमेंट डैमेज होगा? L4 डैमेज होगा। जब L4 डैमेज होगा तो सेंसरी लॉस मीडियल साइड ऑफ लेग पे होगा, मीडियल साइड ऑफ लेग पे होगा। और कौन सी मूवमेंट नहीं कर पाओगे आप? फुट की इन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो मीडियल साइड पे आपका सेंसरी लॉस होगा और आप फुट की इन्वर्जन नहीं कर सकते। इन्वर्जन मीडियल साइड पे आप नहीं मोड़ सकते उसको। क्लियर? और इसमें जो रिफ्लेक्स लॉस होगा वो L3 L4 है तो नी जर्क रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। अगर डिस्क की हर्निएशन L4 L5 के लेवल पे होती है तो L4 L5 सेगमेंट डैमेज होगा, L5 रूट वैल्यू डैमेज होगी। जब L5 सेगमेंट डैमेज होगा तो सेंसरी लॉस लैटरल साइड ऑफ लेग में और डॉर्सम ऑफ फुट पे होगा। लैटरल साइड ऑफ फॉर L5 इसके सेगमेंट पे डिस्क हर्निएशन हुई है तो L5 सेगमेंट डैमेज होगा, लैटरल लेग और डॉर्सम ऑफ फुट उसका सेंसरी लॉस होगा। और जो मूवमेंट अफेक्टेड होगी वो डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं हो पाएगी और रिफ्लेक्स कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर हर्निएशन L5 और S1 के लेवल पे है तो S1 सेगमेंट डैमेज होगा। S1 ने सोल ऑफ फुट को सप्लाई करना है, सोल ऑफ फुट को सप्लाई करना है तो सोल ऑफ फुट की सेंसरी सप्लाई चली जाएगी, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी फुट की और एंकल जर्क रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगर L4 L5 के लेवल पे हर्निएशन है तो L5 सेगमेंट डैमेज होगा, डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी और हील वॉकिंग नहीं कर सकोगे। डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब है हील वॉकिंग। अगर L5 S1 ये डैमेज हो गया तो S1 सेगमेंट डैमेज होगा, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाओगे और एक्लेस रिफ्लेक्स, टेंडन रिफ्लेक्स जो एंकल जर्क होता है वो लॉस हो जाएगा। तो ये था सारा MCQs पॉइंट। तो आगे चलते हैं। तो अगर S1 नर्व सेगमेंट डैमेज हो गया तो एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। अगर S2 S3 S4 डैमेज हो गया तो उसकी वजह से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, ये टॉनिक ब्लेडर हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसकी शियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई है L4 L5 के लेवल पर, जिसकी हर्निएशन हुई है L4 L5 के लेवल पर, तो L5 सेगमेंट डैमेज होगा और डॉर्सीफ्लेक्शन कमजोर हो जाएगी और सेंसरी लॉस आउटर लेग पे देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है लंबर पेन है, लॉस ऑफ एंकल जर्क है या वीक एंकल जर्क है। ठीक हो गया तो उसका मतलब है S1 सेगमेंट डैमेज हो चुका है। नर्व सप्लाई ऑफ नी जर्क L3 L4 आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसने हैवी वेट उठाया, कोई भारी वजन उठाया तो उसकी वजह से क्या होती है? डिस्क की हर्निएशन होती है, खासतौर पर लंबर डिस्क की हर्निएशन होती है जिसकी वजह से पेशेंट में लो बैक पेन होगा, पेन रेडिएट करेगा लोअर लिम्स में, पेन फ्लैट लेटने से ठीक हो जाएगा लेकिन कफिंग से स्ट्रेनिंग से बढ़ जाएगा और अगर आप लेग को स्ट्रेच करोगे तो काफी ज्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैवी वेट उठाया है जिसकी वजह से पोस्टीरियर थाई में पेन हो रहा है, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स चला गया है, इसका मतलब है S1 सेगमेंट डैमेज हो गया है। और एंकल जब S1 डैमेज होता है तो लैटरल साइड ऑफ फुट, उसके बाद सेंसरी लॉस होता है। अगर लैटरल साइड ऑफ लेग होता तो L5, अगर लैटरल साइड ऑफ फुट है S1, मीडियल साइड ऑफ लेग है तो L4। इसके बाद एक यंग पेशेंट है जिसके लोअर लंबर रीजन में पेन हो रहा है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। ठीक हो गया। जब स्ट्रेट लेग टेस्ट पॉजिटिव किया तो उसकी टांग सीधी नहीं हो रही थी, 30 डिग्री से आगे नहीं जा रही थी, तो उसका मतलब है डिस्क की हर्निएशन हो गई है और सेंसेशन लेग में खत्म हो गई है और लॉस ऑफ एंकल जर्क है, तो इसका मतलब है S1 डैमेज हो चुका है। ठीक हो गया। वैसे सेंसेशन लैटरल फुट और सोल ऑफ फुट में चली जाती है। इसके बाद है रिसेप्टर इन्वॉल्व इन फ्लेक्सर रिस्पॉन्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा होता है? नॉक्सिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, फ्लेक्सर विड्रॉल रिस्पॉन्स कराते हैं, पॉलीसिनेप्टिक होता है। इसके बाद वही नॉक्सी रिसेप्टर आ जाते हैं। ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग, लेकिन फिर भी कौन सा स्टिल काम करेगा? जब ब्रेन स्टेम काम नहीं कर रहा ना तो उसकी वजह से आपके कुछ रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता। लेकिन जो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स है या मसल जर्क या फिर गोल्जी टेंडन, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ऑपरेट होते हैं। यानी जब ब्रेन स्टेम डैमेज हो गया लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस तो स्पेयर्ड रहेंगे, तो विड्रॉल रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स ये इंटैक्ट रहेगा। पॉलीसिनेप्टिक पाथवे होता है तो ये दो ही होते हैं, एक रिमास्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, दूसरा फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है।
रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो लास्ट में जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया, वरना स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। कॉर्ड कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया, ट्रॉमा की वजह से कोई मलिग्नेंसी है, लाइक मेल्स में प्रोस्टेट है, फीमेल में ब्रेस्ट का ट्यूमर है, या कोई डिस्क हर्निएट हो गई है, या टीबी है, इसमें देखने को मिलता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है तो लो बैक पेन होता है, टेंडरनेस होती है, रिफ्लेक्सिस होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो चुके हैं, और आपको सेंसरी लेवल देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कंप्रेशन T4 वर्टिब्रा के लेवल पे हुई है, अगर T4 के लेवल पे हुई है तो उसका मतलब है निप्पल से नीचे सारी सेंसेशन गायब हो जाएगी। अगर T10 के लेवल पे है तो अम्बिलिकस से नीचे चली जाएगी। क्लियर? और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कौन सी होती है? एमआरआई होती है, और ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेरॉइड्स देने होते हैं। तो ये था कॉर्ड कंप्रेशन। तो एक पेशेंट का कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है, उसके लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस, एंकल, नी सारे के सारे एग्जैजरेटेड है, अपर मोटर न्यूरॉन लीगन है, लेकिन बाइसेप्स रिफ्लेक्स एब्सेंट है। जो बाइसेप्स की रूट वैल्यू C5 C6 होती है, इसका मतलब है C5 और C6 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई है। तो जो नी जर्क है वो मोनोसाइनेप्टिक होता है, 1 अल्फा फाइबर जाते हैं, ये मसल स्पिंडल की वजह से होता है, और ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होता है जिसको मायोटैटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं या मसल जर्क रिफ्लेक्स भी कहते हैं। एक पुलिसमैन को गोली लगी है, नी जर्क खत्म हो गया, तो L3 L4, खासतौर पर L4 सेगमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कुछ जुगुलर वेन से रिलेटेड है। चलो इनको कवर कर लेते हैं, ठीक हो गया। जुगुलर वेन्स, जो जुगुलर वेन्स होती है ना, तो ये 3 तरह की होती है, एंटीरियर, एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन है, इनको पढ़ लेते हैं। एक आपको बताया था कि जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसमें आपके सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन्स ये ट्रेन हो जाती है। तो जो जुगुलर वेन्स है ये नेक की मेजर वेन्स होती है जो कि हेड एंड नेक से ब्लड को कैरी करती है, हार्ट की तरफ भेजती है। 3 तरह की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और एंटीरियर जुगुलर वेन। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल जुगुलर वेन। जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है ना, ये डीप पड़ी होती है और ये कैरोटिड शीथ के अंदर पड़ी होती है। याद करना, कैरोटिड शीथ के अंदर 3 चीजें होती है, मीडियली कैरोटिड आर्टरी होती है, इसके साथ आपकी लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन होती है, और पीछे आपकी वेगस नर्व होती है। कैरोटिड आर्टरी, खासतौर पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, और साथ में आपकी होती है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन, इनको बोलते हैं कैरोटिड शीथ, ठीक हो गया, कैरोटिड शीथ। और ये इंटरनल जुगुलर वेन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है बेस ऑफ स्कल, जो स्कल की बेस है वहां से स्टार्ट होती है, स्पेसिफिकली जुगुलर फोरामिन से स्टार्ट होती है। असल में होता क्या है, जो सिग्मोइड साइनस होती है ना ब्रेन के अंदर, जब वो पहुंचती है जुगुलर फोरामिन के अंदर तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन आती है नेक के अंदर आती है, फिर ये सब क्लेवियन वेन के साथ मिलती है तो क्या बनता है? ब्रेकियोसेफलिक वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन जब ये जाएगी नेक में जाएगी तो ये सब क्लेवियन वेन के साथ मिल जाएगी और बन जाएगी ब्रेकियोसेफलिक वेन, और जो ब्रेकियोसेफलिक वेन है वो जाएगी सुपीरियर वेना कैवा के अंदर, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर, और वो सीधा हार्ट में चला जाएगा। क्लियर? और जो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन होती है ये ट्रिब्यूटरीज लेती है या ड्रेनेज लेती है फेशियल वेन से, लिंगुअल से, फेरेंजियल से, और सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन से, ठीक हो गया। तो उसको याद कैसे करना है? FLP से रट्टा मारना है, FLP। F से फेशियल, L से लिंगुअल, P से फेरेंजियल, और S से सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन्स। क्लियर? तो ये रट्टा मार लेना। तो ये था आपका इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन के सारे MCQs पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से पढ़ लेते हैं पॉइंट्स को। तो इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन ये ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये था इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में। इसके अलावा अब यहाँ पर वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन बता रहा है। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है ना, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के सुपरफिशियल पड़ी होती है, आपको नजर भी आ रही होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के सुपरफिशियल पड़ी होती है। तो जो
एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो कैसे बनती होती है? वो ऐसे बनती है जब पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन दोनों मिलती है तो बनता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फिर ये नेक में आती है और फिर ये सबक्लेवियन वेन में खत्म हो जाती है। और सबक्लेवियन वेन किस में मिक्स हो जाती है? सबक्लेवियन वेन मिल जाती है इंटरनल जुगुलर के साथ ताकि ब्रेकियोसेफलिक बन जाए। एक्सटर्नल जुगुलर वेन की ये सिग्निफिकेंस है, जब हार्ट फेलियर होता है तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन इनलार्ज हो जाती है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनती है? जब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन ये आपस में फ्यूज हो जाती है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन ये मिलके क्या बनाती है? ये बनाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन ये बनाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जब पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलती है तो क्या बनता है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन सबक्लेवियन में जाती है, ड्रेन हो जाती है और सबक्लेवियन वेन इंटरनल जुगुलर के साथ मिलकर ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती है और इंटरनल जुगुलर वेन फेशियल, लिंगुअल, फेरेंजियल, सुपीरियर, मिडल थायराइड वेन से ड्रेनेज लेती है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दूसरी तरफ पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन कैसे बनती है? जब सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और सप्लीनिक वेन ये दोनों मिलके पोर्टल वेन बनाती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और सप्लीनिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास तो बन जाती है पोर्टल वेन। क्लियर? नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के पीछे पड़ी हुई होती है। इसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन का लैंडमार्क क्या होता है? सरफेस एनाटॉमी क्या होती है? एयर लोब्यूल से लेकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक, एयर लोब्यूल से लेकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक। इसके बाद ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक कैसे बनता है? इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के मिलाने से। ये तो आपको बता दिया है। और जो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक है, अच्छा अ, ये मिस्टेक की हुई है, ये ट्रंक नहीं है, ये वेन है। ट्रंक तो आर्टरी को बोलते हैं, ट्रंक तो आर्टरी को बोलते हैं। ब्रेकियोसेफलिक वेन इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के मिलाने से बनती है, जबकि ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक तो एक आर्टरी है, उससे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी बनती है। असल में ना जो आर्च ऑफ अयोर्टा उससे तीन चीजें निकलती है, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक होता है उससे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। जो इंफीरियर थायराइड वेन और मिडल इंफीरियर थायराइड वेन ये कहाँ ड्रेन होती है? ब्रेकियोसेफलिक में। जो सुपीरियर और मिडल वाली होती है वो आपकी इंटरनल जुगुलर में खत्म हो जाती है। इसके बाद एक और वेन आ गई है, एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन किससे बनती है? बेसिलिक वेन से एंड वीने कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन से। वीने कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन। अब वीने कॉमिटेंट्स क्या होते हैं? आर्टरी को एकम्पनी करने वाली वेन्स होती है, उसको बोलते हैं वीने कॉमिटेंट्स। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये सारी वेन्स। हालांकि ये ऐसा लग रहा है मैं न्यूरो नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ। क्लियर? इसके बाद आपकी दोबारा से जुगुलर वेन्स सारी की सारी आना शुरू हो गई है। इसके बाद और देख लेते हैं। ये तो हेड एंड नेक आ गया सारा का सारा। अच्छा, पेरिट्रैकियल फेशिया का इन्फेक्शन एंटीरियर मीडियस्टिनम में जाता है। मैं ये कर रहा हूँ ना कि जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं उनको इस वीडियो में कवर कर ले ताकि स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। चले ठीक हो गया, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन टू इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन जब जुगुलर फोरामेन को छोड़ती है तो उसके आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी होती है। और आपको बताया था कि जो इंटरनल जुगुलर वेन और आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व ये कैरोटिड शीथ के अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक हो गया, तीनों चीजें किसके अंदर पड़ी होती है? कैरोटिड शीथ के अंदर पड़ी होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये भी आ जाएगा। एक पेशेंट है जिसको लाइपोमा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। लाइपोमा क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैटी टिश्यू होता है। अगर कोई ट्यूमर सॉरी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे पड़ा हुआ है तो वो कौन सी वेसल्स को डैमेज करेगा? क्लियर? तो वो डैमेज करेगा सबक्लेवियन को। क्लियर? और अगर कोई पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है तो वो
सॉरी, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर कोई ट्यूमर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के लेवल पे पड़ा हुआ है, अगर उसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है तो वो सबक्लेवियन को डैमेज करेगा, पीएस से रट्टा मारना है, और अगर आगे पड़ा हुआ है तो वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन को कंप्रेस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, फेशिया इंक्लोजिंग मैसेटर मसल, तो वो डीप सर्वाइकल फेशिया, नेक में जो फेशिया होते हैं उनको बोलते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। इन्वेस्टिंग लेयर होती है, प्री ट्रैकियल लेयर होती है, पैरावर्टिब्रल लेयर होती है, तो ये डिफरेंट लेयर्स होती है। अब हम कुछ एमसीक्यूज पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो अगर मैसेटर मसल आ जाए, जो मसल ऑफ मास्टिकेशन है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन के अंदर मैसेटर, टेम्पोरालिस, लैटरल और मीडियल टेरागॉइड आते हैं, तो उनको कवर करने वाला डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। बाकी इन्वेस्टिंग लेयर होती है, डीप प्री ट्रैकियल होती है, प्री वर्टिब्रल होती है। तो जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है उससे बनता है एक्सिलरी फेशिया, तो एक्सिलरी फेशिया प्री वर्टिब्रल फेशिया से निकलता है। जो प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है वो वर्टिब्रल जो वर्टिब्रा होते हैं उसके डोर्सल मसल को कवर करता है। जो डोर्सल मसल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा उसको कवर करता है प्री वर्टिब्रल फेशिया। जबकि किडनी का जो फेशिया होता है उसको बोलते हैं जीरोटा फेशिया, जो कि फैट को और किडनी को कवर करता है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर किडनी को ट्रॉमा हुआ लेकिन जीरोटा फेशिया परफोरेट नहीं होता तो जो सारा का सारा ब्लड है वो पेल्विस में चला जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि किडनी पहले पेल्विस के अंदर बने थे ना, फिर वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर जीरोटा फेशिया डैमेज नहीं है तो सारा ब्लड पेल्विस में चला जाएगा। अदरवाइज अगर जीरोटा फेशिया अगर रप्चर हो गया तो वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लड चला जाएगा। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग के साथ क्यों मूव करता है, क्योंकि प्री ट्रैकियल फेशिया से इनक्लोज्ड होता है और वो हाइवाइड बोन तक जाता है। इसके बाद सुपरफिशियल फेशिया ऑफ स्काल्प, इसमें लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू होते हैं। जो प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है अगर उसमें एब्सेस बन जाती है तो वो सुपीरियर मीडियास्टिनम में ड्रेन होती है। जबकि अगर कहने का मतलब है एंटीरियर मीडियास्टिनम की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है, कौन सा था एंटीरियर के अंदर, प्री ट्रैकियल फेशिया, जबकि प्री वर्टिब्रल फेशिया सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। खास तौर पर पोस्टीरियरली जो एक्सिलरी शीथ है वो प्री वर्टिब्रल फेशिया की कंटिन्यूएशन होती है। इसके अलावा एक और फेशिया होता है क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, क्लैवी क्लैविकल को बोलते हैं, पेक्टोरल चेस्ट को बोलते हैं। इसमें जो वेन होती है वो किफेलिक वेन है, रट्टा मार लेना, बेसिलिक वेन और वीना कॉम्बिटेंट्स। इससे क्या बनता है, इससे आपके एक्सिलरी वेन बनती है। इसके बाद है एक्सिलरी फेशिया प्री वर्टिब्रल फेशिया से बनता है। इसके बाद है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में क्या बात ठीक है। अब नेक के अंदर दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, एंटीरियर ट्रायंगल होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है। जो पोस्टीरियर ये ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से रिलेटेड होते हैं। जो ट्रायंगल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के आगे पड़ा हुआ होता है तो वो एंटीरियर ट्रायंगल होता है, जो उसके पीछे पड़ा होता है वो आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में क्या बात ठीक है, जो उसकी कवरिंग होती है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनती होती है। किडनी के बारे में क्या बात ठीक है, किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड इनको कवर करने वाला सेम फेशिया जीरोटा फेशिया होता है। इसके बाद कैरोटिड शीथ के बारे में बात करते हैं। कैरोटिड शीथ के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और ये अयोर्टा के जो आर्च है उसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं एडवेंटिशिया, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। क्लियर। अब हम एब्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर कोई एब्सेस प्री ट्रैकियल फेशिया के एंटीरियरली है, ठीक हो गया, तो फिर वो कहा कैसे मूव करती है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि एंटीरियर मीडियास्टिनम में इन्फेक्शन पहुंचाना है तो फिर आपने इन्फेक्शन प्री ट्रैकियल फेशिया के अंदर करवाना है। ठीक हो गया, प्री ट्रैकियल फेशिया में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो आगे से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, एंटीरियर मीडियास्टिना में। जबकि सुपीरियर के बारे में बात करें तो वो कैसे जाता था, प्री वर्टिब्रल फेशिया के पीछे से। क्लियर, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। जो थायराइड ग्लैंड है उसको कवर करने वाला प्री ट्रैकियल फेशिया है, और जो थायराइड ग्लैंड इसलिए मूव करता है क्योंकि प्री ट्रैकियल फेशिया अटैच होता है। तो डी ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो एक बात रट्टा मार लेना कि अगर जो जो नेक के जो डीप फेशिया ना उसको डीप सर्वाइकल फेशिया कहते हैं। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है। पहले इन्वेस्टिंग लेयर है जो कि पूरी नेक को कवर करती है, सुपरफिशियल लेयर होती है। अगर कोई एब्सेस इससे सुपरफिशियल हो तो वो सबक्यूटेनियस एब्सेस बनाती है। फिर प्री ट्रैकियल फेशिया एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में होता है। थायराइड को, ट्रैकिया और इसोफेगस को कवर करता है, हाइयोइड से थोरैसिक कैविटी तक जाता है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो ये एंटीरियर मीडियास्टिनम तक जाता है। अगर प्री वर्टिब्रल फेशिया का इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया,
तो वो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस करवा देगा और फिर ये रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में जाती है, सुपीरियर मीडियास्टिनम भी बोलते हैं। इसके अलावा कैरोटिड शीथ है, अगर कैरोटिड शीथ का इन्फेक्शन हो गया तो वो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस वगैरह करवा देगा। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक स्पेस होती है नेक के अंदर, उसको बोलते हैं डेंजर स्पेस। जो डेंजर स्पेस होती है ना, वो एलर फेशिया के दरमियान में होती है। एलर फेशिया प्री वर्टिब्रल फेशिया को बोलते हैं, इसके एक पार्ट होता है। और प्री वर्टिब्रल फेशिया प्रॉपर, यानी एलर फेशिया और प्री वर्टिब्रल फेशिया, उस दोनों के दरमियान में स्पेस होती है, उसको डेंजर स्पेस कहते हैं। स्कल बेस से डायफ्राम तक जाती है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम तक जाएगा। क्लियर? और ये डेंटल इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। आ जाते हैं नेक के ट्राइंगल्स पे। नेक के अंदर दो तरह के ट्राइंगल्स होते हैं इन रिलेशन टू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। अगर जो आगे पड़ा होगा तो वो कौन सा होगा? एंटीरियर ट्राइंगल होगा। जो उसके पीछे पड़ा होगा वो पोस्टीरियर ट्राइंगल होगा। यानी जो आगे पड़ा होगा उसके पोस्टीरियरली क्या होगा? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का इंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियरली मिड लाइन ऑफ नेक होती है और सुपीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल होती है। क्लियर? तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं एंटीरियर ट्राइंगल। एंटीरियर ट्राइंगल। अब एंटीरियर ट्राइंगल के आगे मजीद 4 ट्राइंगल्स होते हैं। कैरोटिड ट्राइंगल, कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, सबमेंटल ट्राइंगल, डाइगैस्ट्रिक और मस्कुलर ट्राइंगल। क्लियर? इसके अलावा एक पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है जिसके आगे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, पीछे ट्रेपीजियस होता है, इंफीरियरली मिडल 1/3 ऑफ क्लैविकल होता है। आई थिंक इसके डायग्राम्स वगैरह दिखानी पड़ेगी, ये मुझे गूगल पे जाना पड़ेगा। ट्राइंगल्स ऑफ नेक, ट्राइंगल्स ऑफ नेक, मुझे नेट भी ऑन करना पड़ेगा। ट्राइंगल्स ऑफ नेक। क्लियर? तो ट्राइंगल्स ऑफ नेक में अगर आप यहाँ पे देखो, ये ये एंटीरियर ट्राइंगल शो हो रहा है। एंटीरियर ट्राइंगल के एंटीरियरली क्या है? मिड लाइन ऑफ नेक है। पोस्टीरियरली क्या है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ऊपर मैंडिबल है और जो इसका एपेक्स है वो जुगुलर नॉच ऑफ स्टर्नम पे आता है और इसका जो फ्लोर है वो प्री ट्रैकियल फेशिया से बनता होता है।